अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो बी के साथ मिलने के बाद सी और डी यानी एक प्रोडक्ट बन रहा है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता है, गोल्डबर्ग एंड वेगे, इन्होंने इसको जो है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, या हमने पीछे जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ या कोई भी इसकी इक्वेशन पढ़ी है, इस रिएक्शन का रेट लॉ या रेट इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो वो हमारे पास होगी रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर ए आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर बी। ये हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हमने इसको कहा था। ये हमारे पास कंसंट्रेशन वैसे ही आ जाएगी बी की पावर बी। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे देखूँ तो जो के है, के हमारे पास जो है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, और ए क्या है, ए हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी हमारे पास क्या है, बी है कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी एक रिएक्शन में जो हमारे पास बी है, जिसको हम ब्रैकेट साइन में यूज़ करते हैं, इसको हम एक्टिव मैसेज भी बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है। अब ये हमारे पास जो पावर्स में है, ए जो मैंने लिखा है ये क्या है, इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के लिहाज से, यानी कि ए के लिहाज से ये हमारे पास ऑर्डर है। और जो बी है इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ, बी क्या है, बी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ए और बी दोनों को मैंने नाम दे दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। आगे स्टूडेंट हमारे पास एक नई टर्म, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ यानी ए प्लस बी। अच्छा, कुछ बुक्स में उसने ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई दिया है, या एम या इनको एन, दोनों को कोई भी एक हम नाम कुछ भी कह सकते हैं। यानी जस्ट हमने किसी भी साइन से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको नेम दिया है ऑर्डर का। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं इन दोनों की पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू एन। अब n क्या है, n को मैंने कह दिया कि ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, और इसी तरह ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब ए जो पावर ए है, ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऐसे ही बी है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ, मसलन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो ए प्लस बी है ये हमारे पास एन के इक्वल है, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो 1 है और बी हमारे पास 2 है, तो कितना हो गया, 3। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिएक्शन का ऑर्डर है वो 3 है, वो 3 है यहाँ पर। ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये पॉइंट्स फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये स्टूडेंट हम जो है वो कहाँ से लेते हैं, ये उसकी पावर से लेते हैं। ये हमें यहाँ से पता चल गया। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो गोल्डबर्ग और वेग ने जो हमें ये जो पावर्स बताई थी, जिसको मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इनको रिएक्शन से यानी इक्वेशन से लें। हम सिर्फ, हमारे पास एक ही तरीका होता है, वो कौन सा तरीका है, वो हम इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रिएक्शन हैं जिनकी पावर्स अगर हम लिखें तो उनका वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। मसलन अगर किसी के यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, मैं इसको प्लस करता हूँ, ये 3 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 1 होता है, वो 2 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ये स्टार्ट में लगे हुए हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको गोल्डबर्ग और वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्सप्लेन किया था, वो 100% इसको फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो इसको फॉलो करते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से रिएक्शन जो करते हैं, कौन से हैं जो नहीं करते। तो यहाँ तक आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में जो चीज़ होती है, अगर हम उसको ओवरऑल उसको प्लस कर लें तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा रेट लॉ इक्वेशन के अंदर। अब हमारे पास जो है इसकी दो तीन तरह की डेफिनेशन उसने बुक में दी है, ये ज़रा आप देख लें इसको। पहली डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, कि अगर हम एक्सपोनेंट्स को यानी a प्लस बी, इनको अगर हम प्लस कर लें यानी सम कर लें इनका, विच टू विच कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन, यानी रेट इक्वेशन है, ये हमारे पास एक रेट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो इसकी एक्सपोनेंट्स है उनका सम कर लें जो उनकी पावर में मौजूद है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड डेफिनेशन है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मालिक्यूल हुज कंसंट्रेशन आल्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, इसे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट मैंने अभी जो आपको बात बताई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने याद रखने हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। हम सिंपली एक इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन है, हम उसको देख के ये नहीं कह सकते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है N2O5 ये चेंज हो रहा है, यानी डीकम्पोज हो रहा है N2O4 प्लस O2 में। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इसका अगर मैं रेट इक्वेशन इसकी लिखता हूं तो मेरे पास होगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू N2O5 इसकी पावर 2, यही होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, यानी क्योंकि आंसर कितना आ रहा है 2 और 2 पावर में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें, चूँकि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो करेक्ट होता है, जो थ्योरेटिकल होता है वो करेक्ट नहीं होता, यानी उसमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, मे भी गलत हो सकता है। जब हमने इसकी डीकम्पोजिशन देखी तो हमारे पास जो है ये जो N2O5 डीकम्पोज हो रहा है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो बन रहा है वो 1, यहाँ पे 2 की बजाय कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप कहेंगे इक्वेशन में तो 2 लिखा है, तो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, यानी ये जो स्टार्ट में नंबर्स जो होते हैं, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, ये डिटरमाइन नहीं करते कि ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, ये हमें कैसे पता चला, सिंपली हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला है। अब स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कौन करते हैं, वो केमिस्ट करते हैं। और सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर A इसकी B। अब स्टूडेंट ये जो A है इसको मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, ओवरऑल ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी अगर हम A प्लस B कर लें तो ये N के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर यहाँ पर इसकी पावर 1 हो जाए तो कंसंट्रेशन हम चेंज करते जाएं तो उसकी पावर 1 ही रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है A है और B है, ये दोनों ही कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि A की पावर यहाँ पे 0 है, तो स्टूडेंट मुझे ये बताएं, किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो, कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएं तो पावर 0 होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेशन का, कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ये जो A है ये किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। अगर मेरे पास देखें इन दोनों का सम A प्लस B अगर 0 आ रहा है तो वो होगा 0
ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास a प्लस बी यानी उसके एक्सपोनेंट्स का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है तो मैं ये कहूँगा ये होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास a प्लस बी का सम 2 आ जाता है तो ये होगा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर a प्लस बी इसका सम 3 आ रहा है तो ये होगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह आगे हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में भी आ जाता है। सम टाइम इसका आंसर हमारे पास -1/2 भी हो सकता है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, या फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। तो इन सारों को जो है वो हम डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि हमारे पास रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन है उनके जो एक्सपोनेंट्स का अगर हम सम ले लें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसको एन से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको पता है कुछ बुक्स में उसने ए को एम कहा है और बी को एन कहा है, आपने इससे परेशान नहीं होना। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है। लेट्स हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूँ यानी रेट इक्वेशन लिखता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा के इंटू ए की पावर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर स्टार्ट में कुछ ना हो, कोई कोएफिशिएंट ना हो तो क्या होता है 1, तो होना चाहिए था यहाँ पे 1, लेकिन ऐसा नहीं। ज़ीरो ऑर्डर सिर्फ वो वाले रिएक्शन होंगे जिनमें ए की यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा किसकी इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल आए। तो यहाँ पर 1 की बजाय क्या होगा, 0। अब देखें, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो उसकी पावर चूँकि 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, यानी किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेट होगा ये इक्वल आ जाएगा के क्योंकि ये 1 है, 1 इंटू के 1 के आ जाएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फिर हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दुनिया में जितने भी ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनमें हम कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते रहें, क्योंकि उसके एक्सपोनेंट की पावर 0 है। तो कंसंट्रेशन आप जितनी मर्जी एक ही बढ़ाते रहें, हमेशा आंसर क्या आना है, 1। तो हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन हम जो है वो डिपेंड ही नहीं करती रेट, यानी रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। उसमें रेट जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो के इक्वल होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझें, बुक में उसने दिया तो नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम इस तरफ रेट लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास अगर कंसंट्रेशन है तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। कंसंट्रेशन चेंज होती रहे लेकिन रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो रेट किसके इक्वल होगा, वो के इक्वल होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं, हम उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो H2 प्लस Cl2 ये मिलकर बना देते हैं 2HCl, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सनलाइट जो है वो यूज़ हो रही। अब अगर मैं स्टूडेंट इसका रेट इक्वेशन इसकी लिखता हूँ या रेट लॉ लिखता हूँ तो हमारे पास होगा इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl2। अब स्टूडेंट देखें, वही बात है कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 तो ये बात गलत है, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 2। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जबकि हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन को देखने से आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। यहाँ पर असल क्या होगा कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हाइड्रोजन की चेंज करें, क्लोरीन की चेंज करें, हमारे पास जो है वो जितना 2HCl जितने टाइम में बन रहा है वो उतना ही बढ़ेगा जितना मर्जी आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3 सेकंड में हमारे पास 2 kg HCl बन रहा है। अब अगर मैं
यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, तो आफ्टर 6 सेकंड, तो 6 सेकंड के बाद क्या होगा, वो तब भी हमारे पास जो है 2 + 2 कितना आ जाएगा, यानी 4 kg बनेगा। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हमारे पास जो है उसका रेट जो है वो चेंज नहीं होगा।